गिरफ्तार अमृतपाल सिंह की एक नई तस्वीर सामने आई है। डिब्रूगढ़ की जेल से अमृतपाल की नई तस्वीर सामने आई। ये देखिए, यही है वो तस्वीर। कड़ी सुरक्षा के बीच डिब्रूगढ़ की जेल में पहुंच गया है अमृतपाल सिंह। आज सुबह 6:45 पर पंजाब के मोगा के गुरुद्वारे से उसकी गिरफ्तारी हुई और अब कड़ी सुरक्षा में डिब्रूगढ़ की जेल में पहली तस्वीर गिरफ्तार अमृतपाल सिंह की सामने आई। तो ये सबसे नई तस्वीर है जो सामने आ चुकी है। डिब्रूगढ़ की जेल में पहुंच गया है। हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा अमृतपाल सिंह को और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं अमृतपाल सिंह की। भगौड़े अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज विशेष विमान के जरिए डिब्रूगढ़ लाया गया अमृतपाल। पूरी खबर 60 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। भगौड़े अमृतपाल सिंह को मोगा से गिरफ्तारी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच भटिंडा लाया गया, जहां से उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल को सुबह 8:25 पर एयरलिफ्ट किया गया। उसे भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन से एक स्पेशल चॉपर के जरिए डिब्रूगढ़ जेल पहुंचा दिया गया। डिब्रूगढ़ जेल में पहले से ही अमृतपाल के दूसरे सहयोगी बंद हैं। फरारी के दौरान अमृतपाल के साथ साथ साये की तरह रहने वाला पप्पलप्रीत सिंह भी डिब्रूगढ़ जेल में ही बंद है। अमृतपाल के रिश्तेदार हरजीत सिंह समेत वारिस पंजाब दे से जुड़े 8 आरोपियों को पंजाब से 2500 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ जेल लाया जा चुका है। अमृतपाल के डिब्रूगढ़ लाए जाने से पहले वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। जेल के आसपास सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। अब सुरक्षा एजेंसियां सभी आरोपियों से एक साथ पूछताछ कर सकती हैं। एनएसए के तहत जेल में बंद सभी आरोपियों से आमने सामने की पूछताछ में पंजाब में शांति भंग करने की साजिश का खुलासा हो सकता है। साथ ही अमृतपाल की फरारी के दौरान किसने उसे पनाह दी, कौन कौन उसके मददगार बने, इस साजिश से भी पर्दा उठ सकता है। और अमृतपाल सिंह को आज सुबह 6:45 पर मोगा से गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल ने सरेंडर की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन उसकी ये प्लानिंग नाकाम कर दी गई। बीते 36 दिनों से पंजाब पुलिस को चकमा दे रहे भगौड़े अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वारिस पंजाब दे संगठन के चीफ अमृतपाल को पंजाब में मोगा के गुरुद्वारे के बाहर सुबह 6:45 पर गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि अमृतपाल एक दिन पहले ही यहाँ पहुंचा था। पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के खिलाफ एनएसए का वारंट था। उसके गुरुद्वारे में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस की भारी तैनाती थी। आईजी के मुताबिक उसने गुरुद्वारे में सरेंडर करने का प्लान रचा था, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसे सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। भगौड़े अमृतपाल के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 365, 379B, 323, 506, 148, 149 के तहत 4 केस दर्ज हैं, जिनमें शख्स को अगवा कर मारपीट करने, हेट स्पीच देने और पुलिस वालों को जख्मी करने के केस शामिल हैं। ऑपरेशन अमृतपाल के बाद पंजाब में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कई शहरों में फ्लैग मार्च किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भगौड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हाई अलर्ट है। राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने कई शहरों में फ्लैग मार्च किया है। सबसे पहले पंजाब पुलिस ने मोगा में फ्लैग मार्च किया। मोगा ही वो जगह है जहां से भगौड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई। मोगा के एसएसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। पंजाब पुलिस, एंटी रॉयट पुलिस के जवानों ने शहर की गलियों में मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। जिस गाँव में अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, वहाँ भी पुलिस टीम ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहीं मोगा शहर में बीएसएफ की टीम भी सड़क पर मुस्तैद नजर आई। फिरोजपुर में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। शहर की सड़कों और चौराहों पर पंजाब पुलिस मुस्तैद है। शहर के कैंट और दूसरे अहम इलाकों में फ्लैग मार्च के साथ ही लोगों को संदेश दिया गया कि कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे और न ही सोशल मीडिया पर कोई विवादित पोस्ट करें। वहीं भटिंडा में भी पंजाब पुलिस के जवानों ने सड़क पर फ्लैग मार्च किया। स्थानीय लोगों को सुरक्षा का भरोसा देते हुए अफवाहों से बचने को कहा। और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, अमन शांति भंग करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। भाईचारा बनाए रखने के लिए राज्य के लोगों का धन्यवाद। पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, ये भरोसा दिलाते हुए नजर आए सीएम मान। 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गए और जो
लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे, हम कोई बेटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति आपसी भाईचारे को बना के रखा। सोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की, उसमें कोई तरीक नहीं आने दी और ना ही आने दी जाएगी। इससे पहले ही बहुत कोशिशें हुई कि पंजाब की अमन शांति को भंग किया जाए, भाईचारक सांध को तोड़ा जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि देश को याद कराने में भी 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं। और अमृतपाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की मान सरकार की तारीफ की है। बड़ी खबर, केजरीवाल ने कहा है कि मान सरकार पंजाब के अमन, चैन और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए कठोर फैसले लेने को भी सरकार तैयार है। केजरीवाल ने शांति बनाए रखने में सहयोग को लेकर जनता को शुक्रिया कहा। तो ये देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, आपको बताते हैं उन्होंने लिखा क्या है। पंजाब के अमन, चैन और सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। इसके लिए कठोर निर्णय लेने को भी हम तैयार हैं। सीएम भगवंत मान साहिब ने इस मिशन को परिपक्वता और साहस से पूरा किया। बिना एक भी गोली चलाए पंजाब पुलिस ने कामयाबी हासिल की। इस दौरान शांति बनाए रखने और पंजाब सरकार का साथ देने के लिए पंजाब की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। और भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में भी पंजाब पुलिस की टीम मौजूद है और यहां आने जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की यह रिपोर्ट देखिए। अमृतपाल की गिरफ्तारी के साथ ही अमृतसर के नजदीक जल्लूपुर खेड़ा गांव, जो कि अमृतपाल का पैतृक गांव है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस अलर्ट है। ये गांव के अंदर जाने या बाहर जाने का रास्ता है, जहां पर आप देखिए पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसे ही अमृतपाल की गिरफ्तारी की खबर मिली, वैसे ही पंजाब पुलिस ने इस पूरे गांव के अंदर और बाहर जाने वाले रास्तों को सील कर रखा है। हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही किसी को अंदर जाने या बाहर जाने की परमिशन दी जा रही है। यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पर अमृतपाल का पैतृक घर है और वहीं पर उसकी पत्नी और परिवार के लोग मौजूद हैं। आप लोगों को कब जानकारी मिली? आपको अलर्ट कर दिया गया अमृतपाल की गिरफ्तारी के साथ? जी सर, हमारे सीनियर अफसरों ने बता दिया कि आप अलर्ट हो जाओ, गिरफ्तारी होगी इनकी। तो अब कोई भी अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो आप पूछताछ कर रहे हैं? सबकी चेकिंग हो रही है सर, चाहे कोई मीडिया है, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई भी माड़ा मोटा आदमी, उनकी चेकिंग कर रहे हैं। और अमृतपाल का परिवार अंदर ही है? जी सर। उनकी पत्नी भी अंदर ही है? जी सर। तो अमृतपाल का परिवार और पत्नी अंदर है और हर व्यक्ति, भले ही वो पत्रकार हो या फिर कोई खुद को पुलिसकर्मी बताकर यहाँ पर पहुँच रहा हो, ये जो टीम यहाँ पर लगी है जल्लूपुर खेड़ा गांव में, वो लगातार हर व्यक्ति से पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही गांव के अंदर या बाहर जाने की किसी को भी परमिशन दी गई है। और पंजाब पुलिस के मुताबिक भगोड़े अमृतपाल ने सरेंडर का पूरा प्लान बना रखा था। इसके पीछे बब्बर खालसा के आतंकी का हाथ भी बताया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भगोड़ा अमृतपाल 36 दिनों से पंजाब पुलिस के साथ आंख पे चौली खेल रहा था। वो कई बार पुलिस के शिकंजे में आते आते बचा। आखिरकार इसकी सारी चालबाजी काम नहीं आई और वो पुलिस की गिरफ्तारी से नहीं बच सका। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को सरेंडर कराने का प्लान बनाया गया था। इसके पीछे बब्बर खालसा के आतंकी का हाथ बताया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन में बैठे बब्बर खालसा के आतंकी अवतार सिंह खंडा ने अमृतपाल के सरेंडर का पूरा प्लान बनाया था। दरअसल आतंकी संगठन बब्बर खालसा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI मिलकर साजिश रच रहे थे। इनका मकसद अमृतपाल को मुर्रा बनाकर पंजाब की शांति भंग करना था, लेकिन पंजाब पुलिस ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया। पुलिस को जैसे ही बड़ी साजिश की भनक लगी, मोगा गुरुद्वारे के बाहर अमृतपाल की घेरेबंदी कर ली गई। पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है।
और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कानून के हाथ लंबे होते हैं, भगोड़ा आखिर कितने दिन भागेगा? दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने। कि भगौड़ा कितनी देर तक भाग सकता है? कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा था। बात करते हैं अतीक अहमद की। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्यारों की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। पुलिस रिमांड में आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मर्डर केस की रिपोर्ट प्रयागराज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट को सौंप दी है। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की 4 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो गई। रिमांड खत्म होने के बाद अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारे लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जिला जेल पहुंचाया। तीनों आरोपियों ने एसआईटी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। एसआईटी मिले सुराग के आधार पर हत्या का मोटिव तलाशने में जुटी है। हालांकि तीनों आरोपी शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण से पूछताछ में ये जानकारी नहीं मिल पाई कि शूटर्स का हैंडलर कौन था और कौन लोग मददगार थे। किसके कहने पर इन तीनों ने अतीक और अशरफ की हत्या की, इस बारे में अभी साफ तौर पर कुछ भी पता नहीं चला। तीनों आरोपियों की निशानदेही पर एसआईटी को 2 मोबाइल मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। प्रयागराज पुलिस उमेश पाल हत्या की साजिश रचने और शूटर्स की मदद के आरोप में अतीक के वकील शौलत हनीफ को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक जांच में शौलत हनीफ के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके बाद उन्हें आरोपी बनाया गया। और टीवी9 भारतवर्ष को अतीक की धमकी का एक और एक्सक्लूसिव ऑडियो मिला है। जी हां, रमाकांत दुबे नाम के शख्स को धमकाने का दावा। रमाकांत दुबे की एफआईआर पर ही जेल गया था माफिया अतीक अहमद। यूनिवर्सिटी में बच्चे पर लगी रोक हटवाने के लिए धमकाने का यह पूरा मामला है। एक छात्र पर लगी रोक हटवाने अपने गुर्गों के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचा था अतीक अहमद। हेलो, हाँ दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। एसपी आरए से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम क्या है, किसी कह सकते हैं, हम कौन से? तैने कहा एसपी आरए से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए? झूठ बोल, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बड़े भाई के नाते। बताते हैं, मैं कुछ नहीं कहा भैया। ये आपको करना जाओगे, आपको भैया जो भी गुमराह कर रहा हो वो अलग मैटर है। अबे मार कहाँ देखे हो आप भैया? मार का मजा आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए हमको मार दीजिए। आप कहिए आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जहाँ कहें मैं वहीं आ जाऊँ, वहीं हमको मार दीजिए। और वहीं उमेश पाल के आरोपी शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस के पहुंच से बहुत दूर है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इनाम की राशि 1 लाख करने की तैयारी में है पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पिछले 55 दिनों से फरार है। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस जाल बिछा रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का कोई सुराग नहीं मिल रहा। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार है। बार बार वो लोकेशन बदल रही है, मोबाइल फोन और नंबर भी बदल रही है। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमें लगातार शाइस्ता की तलाश कर रही है। पुलिस प्रयागराज के आसपास के जिलों में ड्रोन के जरिए भी तलाश कर रही है, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है। शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी है। यूपी पुलिस उसके ऊपर इनाम की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव बना लिया है। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल के शूटरों की मदद का आरोप है। शाइस्ता ने उमेश पाल के शूटरों को पैसे और फोन मुहैया कराए थे। शाइस्ता परवीन के सरेंडर को लेकर भी बार बार खबरें आ रही हैं। हालांकि शाइस्ता के सरेंडर को लेकर कोर्ट में अभी कोई एप्लीकेशन नहीं डाली गई है। शाइस्ता के वकील ने भी उसके सरेंडर की खबरों को गलत बताया है। और अतीक और अशरफ का हत्यारा सनी सिंह बड़ा खुलासा करता नजर आ रहा है। उसने बताया कि इस वारदात में इस्तेमाल पिस्टल जितेंद्र गोगी गैंग ने दिल्ली के गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए दी थी।
अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है, सस्पेंस बना हुआ है। एसआईटी तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी की पूछताछ में हत्यारे सनी सिंह ने कई अहम खुलासे किए हैं। सनी ने एसआईटी को बताया कि जिस पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, उस पिस्टल को जितेंद्र गोगी ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए दिया था, लेकिन वो सनी से पिस्टल लेकर भाग गया। उसी पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई। सनी के बयानों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच हो रही है। साथ ही सनी ने दूसरे हत्यारों से वो कैसे मिला, ये भी बताया। सनी ने एसआईटी को बताया कि दूसरे शूटर अरुण से उसकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। उस समय अरुण पानीपत में लूट के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल से छूटकर दिल्ली आया था, लेकिन जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद सनी कुछ दिनों से अंडरग्राउंड हो गया। इस बीच लगातार अरुण के संपर्क में वो रहा। सनी ने एसआईटी को बताया कि उसने कुछ दिनों तक एक परिचित की मदद से बांदा में फरारी काटी थी। इसी दौरान उसके संपर्क में लवलेश तिवारी आया। इन तीनों ने मिलकर अतीक और अशरफ की हत्या को अंजाम दिया। सनी सिंह पुलिस फाइल में हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर कई संगीन मामलों में एफआईआर है। बचपन से ही घर छोड़कर भाग गया था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज का दौरा कर उमेश पाल के घर वालों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि माफिया के जुल्मों के शिकार पीड़ितों के साथ अब न्याय होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उमेश पाल के परिवार से मुलाकात की, हर मदद का भरोसा दिया। उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे। उमेश पाल की हत्या का मास्टरमाइंड अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मारे जा चुके हैं। लिहाजा अतीक के अंत के बाद उसके जुल्मों के शिकार लोगों को अपनी संपत्ति कब्जा मुक्त होने की उम्मीद है। माफिया ब्रदर्स ने जिनकी संपत्ति हड़पी थी, उनके चेहरे पर खुशी बिखेरने वाली जानकारी भी केशव प्रसाद मौर्य ने दी। सुनिए। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से हम एक एक इंच जमीन खाली कराएंगे। जो गरीब बिना आज एक झोपड़ी भी नहीं, एक आवास भी नहीं है, उसको आवास देंगे। अरे निश्चित तौर से कोई भी कार्य जो भी निर्णय सरकार करती है उस पर गंभीर ही रहती है। 15 अप्रैल को पुलिस रिमांड में अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। माफिया ब्रदर्स का अंत होने के बाद अब अतीक के पीड़ितों में आस लगी है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना फिर शुरू हो गया है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यह धरना चल रहा है। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं पहलवान। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवान एक बार फिर धरने पर बैठ चुके हैं, धरने में शामिल हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं। ये बड़ा आरोप लगाया गया है इन खिलाड़ियों की तरफ से। जिसके लिए हम पहले बैठे थे, 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि कुश्ती एक सेफ हाथों में जाए। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जो तमाम आरोप लगाए गए थे, उन्हीं आरोपों को लेकर एक बार फिर तमाम नामी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं और इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ये डिमांड की गई है। आइए आपको सुनाते हैं महिला पहलवान विनेश फोगाट ने क्या कहा। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। और चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या बृजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। और श्रद्धा चतुर्वेदी हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। श्रद्धा, एक बार फिर इन पहलवानों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं और ताज्जुब की बात यह कि अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। कमेटी के सामने इन्होंने अपने बयान दर्ज कर दिए हैं, लेकिन अभी तक एक्शन के नाम पर कुछ नहीं हुआ है।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और साक्षी मलिक इस वक्त मेरे साथ हैं और जिस वक्त देश का झंडा ऊपर चढ़ता है तब उनकी आंख में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, आज फिर आंसू और सवाल फिर से वो उसी सवाल का वो जवाब चाहती हैं जिसको लेकर के वो कुछ महीने पहले इसी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी। आज के आंसू अलग हैं साक्षी, क्योंकि जब हमने पूरे देश ने देखा खुशी के आंसू थे, आज आप रोते रोते कह रही थी कि इंसाफ चाहिए और मेरे साथ साथ मैं चाहती हूँ जो 7 लड़कियां FIR दर्ज कराने के लिए गई थी उनको भी इंसाफ मिले। बिल्कुल जी, इंसाफ मिलना चाहिए। 2.5 महीने से हम वेट कर रहे थे कि रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या होगा क्या नहीं है। अभी तक रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, क्या उसमें था हमें अभी तक नहीं बताया गया। जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, फेडरेशन वैसे ही रन हो रही है, उनके हल्के में वैसे ही नेशनल्स चल रहे हैं। तो क्या चेंज हुआ, क्या इंसाफ मिला हमें? कमेटी गठित हुई थी, उसमें हमने बयान दिए, लड़कियों ने अपने बयान दिए, तो क्यों नहीं सुना गया? वो रिपोर्ट सबके सामने क्यों नहीं आ रही है? तो एक लंबा समय हो गया है साक्षी, क्योंकि आप अनुराग ठाकुर से मिली थी, उसके बाद में आपको भरोसा दिलाया जाता है कमेटी बनाई जाएगी, रिपोर्ट नहीं मिलती है, लेकिन इस लंबे समय में कुछ ऐसा तो हुआ होगा जब आपको लगा कि नहीं अब जरूरत है फिर से धरने पर इस तरीके से बैठा जाए। हाँ बताया ना, जब भी पता चला कि वैसे ही फेडरेशन चल रही है, वो सब अपने हल्के में नेशनल करा रहा है, रैंकिंग सीरीज करवा रहा है, तो चेंज क्या हुआ? चेंज कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो ये हो गया कि क्या हम गलत बैठे थे, क्या हम झूठे बैठे थे कि कुछ भी हमारी सुनाया ही नहीं, कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं की गई, कुछ भी सुनवाई नहीं की गई। लेकिन अगर खेल मंत्रालय की तरफ का से दर्द आप सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, श्रद्धा बातचीत कर रही हैं, विनेश फोगाट ने भी इससे पहले कहा, साक्षी मलिक को भी आप सुन रहे हैं और इससे पहले एक प्रतिनिधि मंडल मिल भी चुका है अनुराग ठाकुर से, उसके बाद एक कमेटी भी बनी, अपनी बात रख चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब एक्शन नदारद है तो दोबारा धरने पर बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा आपका बातचीत करने के लिए। रूस का यूक्रेनी ठिकाने पर जबरदस्त अटैक सामने आया है। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है। रूस पर काउंटर अटैक की खबरों से पुतिन नाराज है, जिसके बाद यूक्रेनी ठिकानों पर रशियन फोर्स की बारूदी बौछार ने तबाही मचाई हुई है। रूस ने यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर जबरदस्त स्ट्राइक की है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बौछार के सामने यूक्रेन का टिकना मुश्किल हो गया है। रशियन MLRS के इस वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी करते हुए यूक्रेन को भारी नुकसान होने का दावा किया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई सैन्य बेस पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। खबरों में ये भी है कि इस महीने के आखिर में रूस के दोस्त बेलारूस पर भी यूक्रेन हमला कर सकता है। वहीं इस वीडियो को देखकर लगता है कि यूक्रेनी जवानों ने ठान ली है कि वो आखिरी सांस तक अपने देश को बचाने के लिए जंग लड़ते रहेंगे। देखिए किस तरह से यूक्रेनी जवान रूसी बंकर पर जाकर बम फेंकते नजर आ रहे हैं। ऐसा करते हुए आसानी से उन पर रशियन जवान गोलियां दाग सकते हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना यूक्रेनी जवान रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान की कोशिश में जुटे हैं। रूसी बंकर में यूक्रेनी सैनिकों ने बम गिराया, उसमें कई रूसी जवान मौजूद थे। कई रूसी जवानों की मौत का दावा किया गया है। और वहीं डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन ने रूस के टैंकों पर जबरदस्त अटैक किया है। यूक्रेनी अटैक से रशियन T-80 टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक के पर खच्चे उड़े। एक तरफ रूस विध्वंसक हमले पर यूक्रेन को हराने पर आमादा है, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन भीषण काउंटर अटैक कर रहा है। डोनबास रीजन में यूक्रेनी सेना ने रूसी फोर्स पर विनाशक प्रहार किया। यूक्रेन की 35वीं मरीन ब्रिगेड ने रूसी काफिले पर टारगेटेड अटैक किया। मरीन ब्रिगेड ने भीषण प्रहार करते हुए रूस के T-80 टैंक को तबाह कर दिया। वीडियो में देखिए कैसे रशियन T-80 टैंक हमला करने के बाद पीछे जा रहा है। तभी यूक्रेनी फोर्स T-80 टैंक पर ताबड़तोड़ हमला करती है। यूक्रेन के हमले में रूसी T-80 टैंक तबाह हो गया। दूसरी तरफ रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने फ्रंट लाइन पर तबाही मचाई। रूसी टैंकों के हमले से पूरा इलाका दहल उठा। रशियन फोर्स ने यूक्रेनी सैन्य बेस पर आर्टिलरी से हमला किया। रूसी फोर्स ने महज कुछ सेकंड में आर्टिलरी अटैक से यूक्रेनी बेस को नेस्तनाबूद कर दिया। हमले के बाद रूस का दावा है कि आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट करते हुए 150 से अधिक हमले किए। रूस के हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है। उसके कई टैंक और गोला बारूद तबाह हो गए हैं। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा पलटवार सामने आया है। डोनेस्क में रूसी विमान पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी सेना ने Mi-24 हेलीकॉप्टर और ड्रोन मार गिराया। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कैमिकाज़ी ड्रोन को तबाह किया।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग वक्त के साथ विनाशकारी स्टेज पर पहुंच गई है। रूस की सेना यूक्रेन में विध्वंसक मिसाइलों से हमले कर रही है। रूसी मिसाइल हमलों को लेकर यूक्रेन में दहशत है। रशियन आर्म्ड फोर्स ने खार्किव में भीषण मिसाइल हमला किया। रूसी सेना ने रिहायशी इलाके में C-300 सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से हमला बोला है। रूसी सेना C-300 मिसाइल सिस्टम से बैक टू बैक कई हमले कर रही है। रूस के हमले में खार्किव में भारी तबाही मची है। कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। खार्किव के मेयर के मुताबिक रूसी सेना ने रात के समय मिसाइलें दागी हैं। रूसी सेना ने खार्किव पर 5 मिसाइलें दागी। रूस की एक मिसाइल गैस स्टेशन पर गिरी, जिसके बाद गैस स्टेशन में आग लग गई। रूसी सेना के बढ़ते कदम को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जोरदार पलटवार कर रही है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम वॉर जोन में रूस मिसाइल और अटैक हेलीकॉप्टर को टारगेट कर रही है। वॉर जोन में आगे बढ़ रहे रशियन हेलीकॉप्टर Mi-24 को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। यूक्रेन के हमले के बाद रशियन Mi-24 हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर गया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम के हमले में 4 ड्रोन, ऑरलान 10 और कामाकाजी ड्रोन को मार गिराया गया है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। सतवा बाबा आश्रम का भी सीएम योगी ने दौरा किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर जलाभिषेक किस तरह से उन्होंने किया, ये तस्वीरों में देखिए। और भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर में भव्य जलाभिषेक की तैयारी है। जलाभिषेक के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत 155 देशों की नदियों का जल अयोध्या पहुंचा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की घड़ी नजदीक आ रही है। ये महज सपना नहीं, एक हकीकत थी जिसे कई सालों से राम भक्तों ने देखा था। 2024 की शुरुआत में करोड़ों भक्तों का ये सपना साकार होने जा रहा है। लेकिन अयोध्या में आज एक और इतिहास बन रहा है। अयोध्या भव्य राम मंदिर के भव्य जलाभिषेक का गवाह बन रहा है। इसके लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत 155 देशों की पवित्र नदियों का जल श्री राम की नगरी अयोध्या पहुँचा है। इसी पवित्र जल से भगवान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर के परिसर समेत चौखट का जलाभिषेक किया जा रहा है। जय श्री राम के जयकारों के बीच इस कार्यक्रम में 40 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। फिजी, मंगोलिया, डेनमार्क, भूटान, रोमानिया, हैती, ग्रीस, कोमोरो जैसे देशों के राजनयिकों ने जलाभिषेक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 7 महाद्वीपों के 155 देशों के जल को लाने का काम 3 साल पहले शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्टडी ग्रुप ने किया है। चाहे हिंदू देश हो या फिर मुस्लिम या फिर ईसाई, लगभग सभी देशों की नदियों का जल अयोध्या पहुँचा है और अब इस पवित्र जल से जलाभिषेक किया जा रहा है। और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भव्य जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार से बात की। और अयोध्या वो स्थल है जहां से राम एक श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए। वहां से राम राजा हुए जो दुनिया के सबसे अच्छा राजा माने गए। राम राज्य आया जो गुड गवर्नेंस का प्रतीक था। आज जातियों से, सभ्यताओं से, धर्मों से, भूगोलों से ऊपर उठकर सभी प्रकार के धर्मों के देशों का जल केवल भारतीयों के द्वारा नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर भेजा गया। 50 के लगभग देशों के तो प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित थे और सबने मिलकर राम जन्म स्थान पर जलाभिषेक करके इस बात को कहा कि अगर राम के रास्ते चलेंगे तो विश्व युद्ध से शांति की ओर जा सकता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर लिया था वोट, पूछा कब होगी कार्रवाई। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इन दिनों अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में पायलट और सीएम गहलोत के बीच की दरार बढ़ती जा रही है। पायलट भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर, गहलोत सरकार पर हमलावर है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने अपनी बातें दोहराई। पायलट ने कहा, जब हम सत्ता में आए थे तो हमने कहा था कि वसुंधरा सरकार के समय जो भी भ्रष्टाचार हुआ था हम उसे सामने लाएंगे। अब चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है, कार्रवाई होनी चाहिए। 5 साल विपक्ष में रहे तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था।
तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ, जिसको हम सब ने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। पायलट ने कहा कि पब्लिक परसेप्शन बहुत जरूरी है और ये परसेप्शन नहीं बने कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर क्या है बीजेपी कांग्रेस का कर्नाटक विजय मंत्र, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक के रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर है। इस दौरान राहुल गांधी बागलकोट में संगमनाथ मंदिर पहुंचे और कुदाल संगम तीर्थ स्थल का दौरा किया। राहुल ने यहां विधिवत पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने बसवा मंडप केंद्र में आयोजित बसव जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी अंधेरा होता है वहां उसी अंधेरे में से कहीं न कहीं रोशनी भी निकलती है। जहां भी आपको अंधेरा दिखेगा तो उसी अंधेरे में से कहीं ना कहीं रोशनी निकलती है। राहुल गांधी ने हुबली कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार से मुलाकात की। वहीं बीजेपी कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर अपने बड़े नेताओं को उतारने वाली है। 25 और 26 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं और विधानसभा सीट प्रभारियों को एक-एक सीट का जिम्मा दिया गया है, जो सभी सीटों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रोड शो, जनसभा और घर घर प्रचार की कमान संभालेंगे।